Hi everyone. So today we are going to start a new chapter which is chemical kinetics. ठीक है, इससे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर कर चुके हैं. ठीक है, और उसकी वीडियो की प्लेलिस्ट, सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स. जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है. ठीक है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं चैप्टर से आ जाते हैं. ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कंपैरेटिवली इजी भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा. ठीक है, ध्यान से करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? बिल्कुल न्यू टर्म है हमारे लिए. देखो, दो वर्ड्स हैं, केमिकल एंड काइनेटिक्स. ठीक है, केमिकल तो क्लियर है, किसके लिए स्टैंड करेगा? फॉर केमिकल रिएक्शंस, है ना. किसके लिए स्टैंड करेगा केमिकल वर्ड? केमिकल रिएक्शंस के लिए. ठीक है, और काइनेटिक वर्ड हमें पता है कि किसी भी चीज की मूवमेंट से रिलेटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि अगर कोई सब्सटेंस मूव कर रहा है, कोई सब्सटेंस मोशन में है, ठीक है, तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. मतलब काइनेटिक किससे रिलेटेड हो गया? मूवमेंट से. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल रिएक्शंस का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शंस किस तरह से मूव ऑन कर रही हैं, उनकी स्पीड क्या है. ठीक है, कि कितनी वो जल्दी हो रही है, कितनी वो स्लो हो रही है, वो सब हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में. या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन. और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन? वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन से, so the branch of chemistry which deals with the rates of chemical reactions or speeds of chemical reactions and the factors affecting the rate of reaction, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेट जो है वो डिपेंड करती है. ठीक है, और किस तरह से रेट जो है वो रिएक्शंस की होती है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये तो पता ही है रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है कि कितनी जल्दी कोई रिएक्शन हो पा रही है या कितनी लेट हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे हमें बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. ऐसा तो नहीं है कि आयरन यहाँ पर है और अगले मिनट में उसे रस्ट लग जाएगा, ऐसा तो नहीं होता. सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? वो क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है. ठीक है, तो इसका जो रेट है हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेट है वो क्या है? स्लो. ठीक है, और जैसे अगर आपने क्या लिया, वाटर लिया किसी भी ग्लास में, उसमें आपने क्या डाला? सॉल्ट ऐड किया. उसमें सॉल्ट ऐड करते हो तो फटाफट से उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट क्या होगी? फास्ट. तो कोई रिएक्शन क्या करती है? फास्टली हो जाती है, और कोई रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती है. ठीक है, और यही सब हमने इस चैप्टर में स्टडी भी करना है. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों होता है कि किसी रिएक्शन की रेट तो क्या होती है? फास्ट, और किसी रिएक्शन की रेट क्या होती है? स्लो. और व्हाई डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस, कि डिफरेंट रिएक्शंस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. ऐसा क्यों होता है? अभी देखो, रिएक्शन में मोस्टली होता क्या है कि एक रिएक्टेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल AB प्लस CD. ठीक है, इन्होंने रिएक्ट किया, ये एक रिएक्टेंट है AB और ये दूसरा रिएक्टेंट है CD. इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया और क्या बन गया? AD प्लस BC. फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म हो गया. ठीक है, तो इसमें हुआ क्या? इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, C और D का बॉन्ड ब्रेक हो गया, A और D में बॉन्ड फॉर्म हो गया, B और C में बॉन्ड फॉर्म हो गया. ठीक है, तो अब क्या ये जरूरी है कि जो दूसरी रिएक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल एक और मैं रिएक्शन ले लूं, AB, ये कोई और रिएक्शन है, प्लस CD गेट्स कन्वर्टेड टू AD प्लस BC. ठीक है, तो अब ये जो बॉन्ड था ये डिफरेंट बॉन्ड है, और यहां पर जो बॉन्ड हमने ब्रेक करना है वो A और B, ये डिफरेंट बॉन्ड. ठीक है, तो डिफरेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जीज भी डिफरेंट चाहिए होंगी. ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड हो, तो इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो स्लोली मूव करेगी. लेकिन ये मान लो इसका जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, और रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी. ठीक है, तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है वो इजीली प्रोसीड हो जाती है. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत इजीली प्रोसीड हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि आयंस ऑलरेडी डिसोशिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो रिएक्शन क्या हो जाती है? इजी. ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है? फास्ट होता है.
ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग रिएक्शंस की डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए डिफरेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जो बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, और हो सकता है कि कुछ एनर्जी भी इवॉल्व हुई हो, तो उनकी भी एनर्जीज, उनकी भी स्टेबिलिटीज क्या है, डिफरेंट है। तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए क्या होती है, डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पे, टेक्निकल डेफिनेशन पे। अभी तो हमने किया कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी फास्ट या कितनी स्लो रिएक्शन हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बट नॉर्मली अगर हमें स्पीड को डिफाइन करना होता है, तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यही हम करते हैं। स्पीड को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कर देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, कि कितना डिस्टेंस मूव हुआ पर यूनिट टाइम में, ठीक है। टेक्निकली हम स्पीड को इस तरह से, उसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, है ना। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट किसकी है, ये स्पीड किसकी है, केमिकल रिएक्शन की है, तो उसका फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे, मैथमेटिकली उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। यही होता है कि कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या कर देते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम, प्रोडक्ट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज, ठीक है। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये डिनोट करती हैं कॉन्सेंट्रेशन को। अगर कोई भी चीज हमने किसमें लिखी है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है ऐसे, तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो रिएक्शंस में होता क्या है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं। तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती रहती है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती रहती है, इंक्रीज। यही होता है बेसिकली केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कि कितना डिक्रीज आ रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो डेल आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, जितना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आया किस में, पर यूनिट टाइम में, डेल टी। सो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू डेल आर डिवाइड बाय डेल टी, या फिर ये तो क्या हो गया, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, जितना चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में आया। यही अगर मुझे प्रोडक्ट की टर्म्स में करना हो, किसी भी तरह से देख सकते हैं हम रिएक्शन को, कि रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है उनका अमाउंट, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब डेल पी, राइट, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, तो वो क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक समझने की बात है कि यहां पर तो हम क्या लगाते हैं, जहां पर रिएक्टेंट होता है वहां पर हम क्या ऐड करते हैं, एक माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी, और यहां पर हम लगाते हैं पॉजिटिव साइन, प्लस डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्यों हमने यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन लगाया, क्योंकि देखो ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले सपोज करो कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 3 रिएक्टेंट्स की, और टाइम के साथ वो कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, 1, और इनिशियल क्या थी, 3। 1 माइनस 3 इट इज इक्वल टू -2। तो यहां पर ये जो डेल आर होता है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये हमेशा ही क्या होता है, डेल आर नेगेटिव आएगा। लेकिन क्या रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। रेट है किसी भी चीज की, रेट मतलब कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, तो वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अमाउंट ही होगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखते हैं, तो वहां पर एक हम नेगेटिव साइन जरूर आगे लिखते हैं।
और प्रोडक्ट्स के केस में क्योंकि प्रोडक्ट तो क्या हो रहा है, उनका अमाउंट तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, तो यहाँ पर क्या रहता है, प्लस का साइन रहता है। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कोई भी रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ कि क्या होगा रिएक्टेंट्स की टर्म्स में और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है PCl5 gets converted to PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, और आपको इसका क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आपको दिख रहा है रिएक्टेंट क्या है, PCl5, ठीक है, और प्रोडक्ट्स आपके क्या है, PCl3 और Cl2 क्लोरीन, राइट। तो अब अगर आपने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब PCl5 तो क्या है, रिएक्टेंट, तो इसका अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय डेल टी। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो ये क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और यही अगर मुझे प्रोडक्ट की टर्म में लिखनी है तो कैसे लिखोगे, डेल PCl3 की टर्म में लिख लो, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल टी। इस डेल की बजाय हम डी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डी हम स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं और डेल हम उससे लार्ज चेंज के लिए यूज करते हैं कॉमनली। ठीक है, तो हम यहाँ पर डी भी यूज कर सकते हैं। तो डेल PCl3 डिवाइडेड बाय डेल टी। ऐसे ही डेल की बजाय हम डी ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल चेंज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। ओके, या सो सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, तो ये हो गया इस रिएक्शन का रेट। इस रिएक्शन के रेट को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इधर ऐसे, इसके आगे हमने नेगेटिव साइन लगाया। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये टर्म भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये टर्म भी रेट ऑफ रिएक्शन को और ये टर्म भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तीनों में आपस में क्या है, इक्वल साइन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन की। ठीक है, और हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया। ऊपर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ऊपर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या है, टाइम। ठीक है, ऊपर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या है, टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गई यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर टाइम, और टाइम की यूनिट क्या हो जाती है, सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो क्या थी, बिल्कुल सिंपल थी। ठीक है, इससे थोड़ी सी देखो, अब इसमें तो कोई स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, बैलेंस थी ये रिएक्शन विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट अगर मान लो हमारे पास रिएक्शन जो है वो इस फॉर्म में है, AA प्लस BB गेट्स कन्वर्टेड टू CC प्लस DD। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, सबसे पहले तो रिएक्टेंट की टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, माइनस DA डिवाइड बाय DT, इट इज इक्वल टू माइनस DB डिवाइड बाय DT, DC डिवाइड बाय DT एंड DD डिवाइड बाय DT। ठीक है, नॉर्मल लिखा। अब क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके आगे आपने क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल ऐड करना है। -1 बाय A DA बाय DT, -1 बाय B DB बाय DT, 1 बाय C DC बाय DT एंड 1 बाय D DD बाय DT। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कोई भी आपको दे देगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शंस आपको दे देंगे। ठीक है, और आपको बोलेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऐसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास है कोई भी रिएक्शन मैं ले लूं, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, बैलेंस है, 4 नाइट्रोजन है, यस इट्स बैलेंस्ड, राइट। सो 2N2O5 4NO2 plus O2, ठीक है। जैसे अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे, N2O5 हमारा रिएक्टेंट है तो D, N2O5 यहां पर भी ऐसे कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिखोगे इनको, ठीक है। तो DN2O5 डिवाइडेड बाय DT, अब इसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो इसके आगे 1/2, सो -1/2 DN2O5 डिवाइडेड बाय DT। सिमिलरली इट विल बी इक्वल टू, ये तो हो गया रिएक्टेंट्स के टर्म में, प्रोडक्ट्स के टर्म में लिखना हो DNO2 डिवाइडेड बाय DT, और आगे क्या आ जाएगा 1/4। सिमिलरली ऑक्सीजन है DO2 डिवाइडेड बाय DT, 1 है स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये प्लस में रहती हैं टर्म्स और ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपको क्या कहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये टर्म्स हैं, ये पूरी टर्म, ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से कोई भी टर्म है वो क्या कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रही है, और ये चारों टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ इस टर्म की, सिर्फ DA/DT या फिर DB/DT, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये टर्म्स हैं, बहुत यूजफुल है, यही टर्म्स आपके एग्जाम में देंगे और इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड B, तो आपको क्या गिवन है, सिर्फ ये गिवन है, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, ठीक है। सिमिलरली जो ये दोनों टर्म्स हैं DC/DT, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, और ये DD डिवाइड बाय DT, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट को छोड़ दो, DD डिवाइड बाय DT, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। ये पूरी टर्म विद स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द रेसिप्रोकल, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट को छोड़ दो तो ये जो टर्म्स बचती हैं इनको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। प्रोडक्ट्स के केस में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन DNO2/DT का कुछ भी अमाउंट दे दिया x, ठीक है। आपको क्या दे दिया, यही रिएक्शन मान लो आपको दे दी कि N2O5 गेटिंग कन्वर्टेड टू NO2 plus O2, ठीक है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कुछ x अमाउंट में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है 1/4 DNO2 डिवाइड बाय DT, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNO2/DT आपको गिवन है x, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, 1/4 इंटू x, ठीक है। या फिर आपको क्या दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, ठीक है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है और आपको ये कह दिया कि कैलकुलेट करो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो आपको कुछ भी x गिवन है, तो ये पूरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये किससे इक्वेट हो जाएगा, x से, और आपको कैलकुलेट करना आ सकता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो आपको ये क्वांटिटी पूरी गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन, 2 को उधर लेके जाकर सोल्व कर लो और ये आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन रहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन में। याद रखना है कि अगर हमने रेसिप्रोकल्स को साथ में काउंट किया है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेसिप्रोकल को आप नहीं ले रहे हो तो सिर्फ ये वाली जो टर्म्स हैं ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रिएक्टेंट्स के केस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा क्योंकि वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के केस में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में, जेईई नीट के एग्जाम्स में स्पेशली, बहुत सारे और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की इन टर्म्स से, ठीक है। और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग, ठीक है, इजी है बिल्कुल, इसमें कोई खास कैलकुलेशंस भी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके अंदर छोटा सा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, सो वी ऑल नो कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, मोस्टली केसेस में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो एनर्जी चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी वो क्रॉस कर जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो फर्स्ट तो टेम्परेचर हो गया। सेकंड आप कह सकते हो कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट का काम ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो अगर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, ऐसे ही थर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कि कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा, जितनी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म होगा। ठीक है, ली जैक्लियर प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या कहता है वो, कोई भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम आ गया, आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कैसे होगा, जब इधर साइड जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या होते जाएंगे, कंज्यूम होते जाएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन और ज्यादा होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर, कैटलिस्ट, और आप कह सकते हो कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, नेचर क्या है रिएक्टेंट्स का, अगर इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, कुछ इस टाइप के रिएक्टेंट्स हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, स्लो। ठीक है, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, सो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने किया और नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके।